देखिए जी, लास्ट टाइम हमने करा था रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन, अगला जो टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ये फिर सर्कुलर मोशन का ही टॉपिक है, तो इसमें हेडिंग डालिएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसमें नोट करिएगा द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जो टाइम के साथ साथ जो लीनियर वेलोसिटी में चेंज होता था उसको लीनियर एक्सेलरेशन बोलते थे। ठीक है, वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन क्या कहलाता था? लीनियर एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन। ऐसे ही जो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसको बोल देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। तो नोट करें, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द टाइम रेट ऑफ चेंज of the time rate of change of angular velocity of a particle angular velocity of a particle is called its angular acceleration, is called its angular acceleration, is called its angular acceleration। और इसको कहते क्या है हम? अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले एक्सेलरेशन को। अल्फा बार इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, वेयर अल्फा बार इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, जैसे सिर्फ v की अगर बात करें तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v बार की बात करें तो वो कहलाता है एवरेज वेलोसिटी, अगर ओमेगा की बात करें तो वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा बार क्या होता है? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही ये जो अल्फा बार है ये एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? अल्फा, और वो हो जाता है लिमिट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, द इंस्टेंटेनियस acceleration, the instantaneous acceleration is given as, वो निकालने के लिए ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है इसी की लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। जब डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वाली कोई भी टर्म से उसके आगे लिमिट लग जाता है ना, तो वो डी में कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंशियल में, यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद आप एक चीज नोट करें, हमने लास्ट टाइम लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो v में और ओमेगा में रिलेशन निकाला था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अभी बता रहा हूँ बेटा, डेल्टा और डी में डिफरेंस क्या है? डेल्टा जो है, डेल्टा तो कहा जाता है स्मॉल चेंज के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर डेल्टा ओमेगा लिखा है, तो डेल्टा ओमेगा क्या होगा कि एक तो होगी वैल्यू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और एक होगी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, डब ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई, तो इसको तो बोल देते हैं हम डेल्टा ओमेगा, ये तो होता है चेंज। और जो डी होता है ना, डी होती है उसकी बहुत छोटी सी वैल्यू ओमेगा की
बहुत छोटी सी वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा ओमेगा में और डी ओमेगा में ये अंतर है कि डेल्टा ओमेगा क्या है, इट इज डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और डी ओमेगा क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी की बहुत मामूली सी, बहुत छोटी सी वैल्यू। समझ गए? आज तक क्लियर है? सर फिर डिफरेंशिएशन में तो डी यूज होगा ना? हाँ, डिफरेंशिएशन ही है ये। जब लिमिट लगा दिया ना इसके आगे कि डेल्टा टी मतलब बहुत थोड़ी सी देर के लिए चेंज कितना होगा, तो मैं कहूंगा बहुत जरा सी देर। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत जरा सी देर, बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए जो चेंज होगा दैट इज वेरी स्मॉल, तो उसको बोलेंगे डी डब्ल्यू। ठीक है, इसीलिए बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। समझ गए? यस सर। ठीक है भाई, बाकी बच्चे बताएं। कनिष्क, लक्ष्य, यस सर। यस सर। प्राणवी, शिवांश, विदुषी, क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद हम एक चीज देखेंगे, ये तो हमारा वो हो गया अल्फा इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी। उसके बाद एज वी नो दैट लिखेंगे as we know that v is equal to r omega। v क्या, लीनियर वेलोसिटी, r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ये हमने डेरिवेशन लास्ट टाइम करा था, प्रूव v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये लास्ट टाइम हमने करा था। इसको दिमाग में रखते हुए मैं ये कहूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स differentiating both sides with respect to t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में। तो क्या करना है, d बाई डी टी ऑफ v इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ r ओमेगा, ब्रैकेट में डाल दीजिए। यहाँ पर रेडियस जो है, सर्कुलर पाथ का रेडियस जो है वो तो चेंज नहीं होने वाला, यानी कि दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो r को तो निकाल लिया बाहर, ये हो गया बेटा dv बाई डी टी, आर को निकाल लिया बाहर, ये हो गया डी ओमेगा बाई डी टी। और अब आप समझ गए होंगे मेरा पर्पस क्या है ये करने का, बिल्कुल सही। डीवी बाई डी टी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, ए आर एज इट इज, और डी ओमेगा बाई डी टी अभी अभी देखा, ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू आर इंटू एल्फा। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जब भी कभी मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है और मुझे लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है, उसमें रेडियस मल्टीप्लाई कर दो। जब भी कभी मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी है और मुझे लीनियर वेलोसिटी निकालना है, उसमें रेडियस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, बस इतना सा काम है। समझ गए कि नहीं? ठीक, अच्छा बताइए बेटा, सभी को क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे वेक्टोरिकली ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो फिर हमारा क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये वेक्टोरिकली है, हालांकि इसकी जरूरत मुझे पड़ती नहीं है, बताया था ना। क्रॉस प्रोडक्ट इस वजह से लगाया क्योंकि दोनों के दोनों, ये आर भी और अल्फा भी, दोनों के दोनों ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, दोनों की डायरेक्शन है, रेडियस की भी डायरेक्शन है, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, और ये भी वेक्टर। तो दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों लगाया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट ही वेक्टर आता है। ये वेक्टर है ना, इधर भी लीनियर एक्सेलरेशन, अगर ये स्केलर होता तो मैं डॉट प्रोडक्ट लगाता। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर आता है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर आता है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट जो है हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आता है। समझ गए? यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। मैं ठीक है जी, आगे चलता हूं मैं। इतना करने के बाद में अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मैं आपको दो टर्म्स बताऊंगा, दो टर्म्स, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल, एक होती है सेंट्रीपिटल। ठीक, याद करने के तरीके अलग अलग बच्चों के अलग अलग हो सकते हैं।
मैं भी आपको बता देता हूँ याद करने का एक तरीका। पहले हेडिंग डालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और ये समझ लीजिए कि आपका जो भी मिड टर्म फर्स्ट टर्म जो भी होता है उसमें भी आएगा, फाइनल एग्जाम में भी मोशन इन अ प्लेन में ये जरूर पूछा जाता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। और इसका यूज आगे रोटेशनल मोशन में भी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ना ना, इसमें नहीं है, ये तो खत्म होने वाला है, चैप्टर ही खत्म होने वाला है, लास्ट टॉपिक है ये। उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन लिखें। A body undergoing uniform circular motion a body undergoing uniform circular motion is acted upon by an acceleration is acted upon by an acceleration is acted upon by an acceleration a body undergoing uniform circular motion is acted upon by an acceleration which is directed along the radius which is directed along the radius फिर towards आपकी the वीडियो circle। पॉज्ड है। अभी देख रहा हूँ, अभी देख। Which is directed along the radius towards the center of the circular path, towards the center of the circular path, circular path। Center of the circular path, हाँ, towards the center of the circular path, this acceleration is called centripetal this acceleration is called centripetal or center seeking, SEEking, center seeking acceleration। सर वीडियो अटक रही है। वीडियो कहाँ अटक रही है? ठीक तो है? नहीं सर। अब एक सर्कुलर पाथ बनाओ, एक सर्कुलर पाथ बनाइए और यहाँ पर इसके सेंटर को बोलो O, ये हो गया पॉइंट P, और इधर लीजिए पॉइंट Q, और फिर हम ये कहेंगे कि ये जो
ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ का कुछ ना कुछ रेडियस तो होगा, तो इसका रेडियस हो गया r, ये वाला रेडियस r हो गया। और अब मैं ये कहूंगा कि हमने क्या करा, हमने ना ये जो स्टडी कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसको इस तरह से स्टडी कर रहे हैं कि हमने एक रोप ली हाथ में, रस्सी, उस रस्सी के एक कॉर्नर को मैंने पकड़ लिया और एक कॉर्नर पर हाँ हमने पत्थर बांध दिया या कोई बॉल बांध दिया और उसको घुमाना शुरू करा, घुमाते जा रहे हैं उसको। तो जब हम उसको घुमाते जा रहे हैं तो वो जो रस्सी है वो एकदम टाइट होगी, वो रस्सी ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम ढीली सी होगी, ऐसा तो नहीं होगा, हाँ वो टाइट होगी। तो वो जो रस्सी टाइट होगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उसको जो हमने पकड़ रखा है, हमने उसको पकड़ रखा है, तो अगर मान लो मैं उसको छोड़ दूं तो पत्थर निकल कर चला जाएगा, ठीक है। या अगर पत्थर निकल जाए, अगर पत्थर निकल जाए, या तो मैंने अपने एंड से छोड़ दिया उसको, या फिर दूसरे एंड पर पत्थर बंधा हुआ है, वो पत्थर निकल जाए उसमें से, ठीक है, तो फिर क्या रस्सी घूम पाएगी? ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, एक दूसरी फोर्स को बैलेंस कर रखा है, इधर तो मैंने उसको पकड़ रखा है, दूसरी तरफ वो पत्थर है तो उसका मास है, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। नहीं तो आप ये देखें कि अगर मैं उसको घुमाऊंगा ना तो थोड़ी देर बाद मेरे भी हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक, आप घुमाएंगे आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ही ये है कि कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई फोर्स तो उसको बाहर की तरफ खींच रही है, और मैंने उसको बीच में से पकड़ रखा है तभी वो रुका हुआ है, नहीं तो वो तुरंत बाहर निकल कर चला जाएगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, एक फोर्स तो वो है जो उसको बाहर की तरफ खींच रही है, तो वो जो बाहर की तरफ खींचने वाली फोर्स होती है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो अंदर की तरफ वाली फोर्स होती है उसको बोल देते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स, सेंट्रीपीटल फोर्स, समझ गए। सेंट्रीपीटल फोर्स को बोल देते हैं सेंटर सीकिंग। हाँ, हमने जैसे मान लीजिए रस्सी ली, और सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल बता रहा हूँ, जो बाहर की तरफ वाली है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो अंदर की तरफ वाली है उसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल फोर्स। तो दो हो गई। मैं तो इस तरह से याद रख लेता हूँ कि भाई जो हमारा पेट है वो बीच में है ना, सेंटर में है, तो हम ये कह देते हैं सेंट्रीपीटल, मतलब वो पेट के तरफ वाली फोर्स है, अंदर की तरफ वाली फोर्स है, समझ गए। और जो बची वो बाहर की तरफ वाली होगी, क्योंकि कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, हम सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेट कहाँ पर है? हमारी बॉडी के सेंटर में, तो इसका मतलब सेंट्रीपीटल फोर्स वो पेट के तरफ वाली फोर्स, मतलब अंदर के तरफ वाली फोर्स है, ठीक। याद रखने का कोई भी तरीका है, मानता हूं कि बेवकूफों वाला तरीका है, पर याद रहेगा, भूलोगे नहीं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि एक बार तो पत्थर यहाँ पर है पॉइंट पी पर, तो अगर इस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखी जाए तो वो ऐसे होगी। एक बार पत्थर है पॉइंट क्यू पर, तो अगर इस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन देखी जाए तो वो ऐसे होगी। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होती है, जिस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन निकाली जाती है वो वहां पर टेंजेंशियल होती है। तो बेटा इसको मैंने बोल दिया v1 वेक्टर, और इसको मैंने बोल दिया v2 वेक्टर, v1 वेक्टर और v2 वेक्टर ये हो गए। उसके बाद देखिएगा फिर p और q को आप ज्वाइन कर दीजिए, और दोनों के बीच का जो एंगल है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो हो गया बेटा डेल्टा थीटा। और p और q के बीच में आप ऐसे एक डॉटेड लाइन बना लें। तो ये जो कर्व है ना, अगर छोटा सा ही होता है, जब एंगल छोटा सा ही है, डेल्टा थीटा मतलब छोटा, आप ये कहोगे छोटा कहाँ है, इतना बड़ा है क्या, आप कैसी बात कर रहे हो, वो बड़ा हमने समझने के लिए बनाया है। एक्चुअल में डेल्टा थीटा बहुत मामूली सा एंगल है, उसको अगर बहुत मामूली सा बनाऊंगा तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो जब बहुत मामूली सा एंगल होता है, तो बहुत मामूली सा एंगल इज लाइक दिस, देखिए। तो इसमें आप इस कर्व्ड लेंथ को बोलिए या ये सीधी लेंथ बोलो, तो कर्व्ड लेंथ और सीधी लेंथ लगभग लगभग एक जैसी ही होती है, ठीक है। तो कर्व लेंथ ना लेकर, यानी कि आर्क ना बोलकर, मैं ये स्ट्रेट लाइन भी बोलूंगा ना, तो दिस स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो डेल्टा एस, इसको डेल्टा एस बोल रहा हूं मैं, डेल्टा एस। एस क्या है? एस हम लेते हैं किस चीज के लिए? एस हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। क्या हो गया? हाँ, डरा दिया मेरे को, मैंने पता नहीं क्या बोल रहा। तो ये डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस क्या हो गया, क्योंकि छोटा सा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है, तो उसको मैंने डेल्टा एस बोल दिया। यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है टर्म्स? ये डेल्टा थीटा ही क्यों लिया, थीटा क्यों नहीं ले लिया, वो इस वजह से क्योंकि ये बहुत छोटा है। ये डेल्टा एस एक्चुअली ये कर्व्ड लेंथ हो या ये हो, दोनों लगभग लगभग एक ही होती है छोटे से एंगल के लिए, समझ गए।
बताइए बेटा, अंश, आस्था, कनिष्क, नित्या, शिवांश, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। सर ठीक तो है। हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेने की जगह हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट लिया है। देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी मैं ले रहा हूँ डेल्टा थीटा, और ये जो डेल्टा एस है इट विल एक्ट लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके सर। ठीक है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्यों? क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है तो आप कर्व्ड लेंथ निकालो या स्ट्रेट लाइन निकालो, एक ही बात है। और एंगल तो कुछ ना कुछ होगा ही, एंगल होगा रेडियन में, ये होगा मीटर में, डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर में। यस सर। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे ये डेल्टा एस हो गया, डेल्टा थीटा हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया। अब देखिएगा, मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो V1 और V2 है इसको अलग निकाल कर दिखाता हूं आपको एक चीज। एक रूल जिन बच्चों को पता है ठीक है, जिनको नहीं पता है तो वो याद रखना कि अगर दो लाइनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है ना, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम एंगल बनेगा। द एंगल बिटवीन टू लाइन्स विल बी द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। तो एक रूल लिख लीजिए, ये रूल अभी तक करा नहीं होगा, नोट करके लिखिए। हाँ, इसमें समझा नहीं? ना ना, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। असल में क्या है ना कि ये वाली जो चीज है ये आईसीएससी में पढ़ाई जाती है, और हमारे उसमें एक ना इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है 10th क्लास में। इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम है ट्राइंगल्स में, वो पिछले 3 साल से हटा दी है सिलेबस में से। उसमें ये चीज पढ़ाई जाती थी कि द एंगल बिटवीन टू लाइंस विल बी द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। और आईसीएससी के 10th वाले बच्चे पढ़ते हैं इस वाली थ्योरम को, यही इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम है, उसमें ये चीज यूज होती है। तो इस वजह से अगर आप करते तो पता होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बस इतना नोट कर लो, सफिशिएंट है। द एंगल बिटवीन two lines will be the same as the angle between their perpendiculars। परपेंडिकुलर्स को नॉर्मल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मैं ये कहता हूं कि जब इस इंस्टेंट पर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल रहा हूं तो बेटा ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, टेंजेंशियल जो डायरेक्शन जाती है 90 डिग्री है। ऐसे ही जो ये वाला है ये भी 90 डिग्री है। तो आप ये देखिए कि इस वाला ये जो ओपी है और ये जो OQ है, तो ओपी के और OQ के बीच में एंगल है डेल्टा थीटा। तो OP पर परपेंडिकुलर क्या है V1, OQ पर परपेंडिकुलर क्या है V2, तो V1 और V2 के बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा ही होगा। समझ गए? दोबारा बताता हूं, टेंजेंशियल का मतलब यह है कि रेडियस पर परपेंडिकुलरली निकल जाना, है ना। तो मैं ये कहूंगा कि अगर OP और OQ के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है तो OP पर परपेंडिकुलर हो गया V1, OQ पर परपेंडिकुलर हो गया V2, तो V1 और V2 के बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा ही बनेगा। ठीक है, वो मैं करता हूं। मैं ये फिर जानता हूं डेल्टा थीटा भी तो 90 होगा ना? डेल्टा थीटा 90 नहीं होगा बेटा। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जैसे एक लाइन है OP और एक लाइन है OQ, है ना। तो एक लाइन OP है, एक लाइन OQ है, तो इन दोनों लाइंस के बीच में डेल्टा थीटा है एंगल। मैं ये कहता हूं कि हम अगर कोई भी लाइन है, जैसे OP पर परपेंडिकुलर लाइन है V1, ये जो V1 वेक्टर है ये OP पर परपेंडिकुलर है, जो V2 है ये OQ पर परपेंडिकुलर है, तो जो इन लाइंस के बीच में जो एंगल है ना डेल्टा थीटा, वही इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल वही बनेगा डेल्टा थीटा। समझ गए कि नहीं? यस सर। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों लाइंस मिल कहां पर रही हैं, तो मिलाना हमारा काम है, मिलाना हमारा काम है। हम किसी भी वेक्टर को, ये V2 वेक्टर डायरेक्शन है, मैं इस वेक्टर को पैरेलली ऐसे या ऐसे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ऐसे इस वेक्टर को भी ऐसे ऐसे आगे पीछे कहीं भी मूव कर सकता हूँ, बस इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। पैरेलली मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। तो देखिएगा हम यहाँ पर क्या करेंगे,
ये v1 वेक्टर है, ये जो v2 वेक्टर है ये ऐसे जा रहा है, इस v2 वेक्टर को थोड़ा पीछे लाओ और थोड़ा ऐसे कर लो, डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा हूं मैं। ये तो हो गया v1 वेक्टर और ये हो गया v2 वेक्टर। समझ में आ रहा है? अब ऊपर क्या है, छिपकली तो नहीं है? चलो मुझे लग रहा है जब से तुम्हारे स्कूल में वॉल्यूम 1 कंप्लीट हुई है ना, तब से कुछ स्ट्रेस में आ गए हो तुम, नहीं? चलिए जी, ये देखिएगा, ये है ए, इधर है पॉइंट बी और इधर है पॉइंट सी। अब क्या करें, ये दोनों के बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा होगा। तो आप कहो कि जब एक वेक्टर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है, तो मैं एक वेक्टर और बना लेता हूँ ऐसे, और इसको मैं बोल देता हूँ वी वेक्टर। क्यों भाई, हम v1 से v2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो दोनों के बीच का कोई रिजल्टेंट वेक्टर तो होगा, ठीक? दोनों वेक्टर्स को ऐड तो करा जा सकता है, तो ऐड जब करेंगे तो ऐड तो ऐसे ही होगा, ठीक? तो आप ये देखो कि एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी और एक ट्राइंगल हो गया मेरे पास पी ओ क्यू। अब नोट करें, थोड़ी सी चीज और 10th की आएगी फिर से, बस ये बता दो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सबको क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं आया? इतना समझ में आ सर गया? आ गया। ठीक यस है, सर। ठीक है। अब जरा सिमिलैरिटी रिवाइज करते हैं 10th क्लास का, ठीक है? ठीक है, चलो जी। अब नोट करिएगा, इन ट्राइंगल, हेडिंग डालें, इन ट्राइंगल पीओक्यू एंड ट्राइंगल बीएसी, और इसको ना डेल्टा वी वेक्टर बोल दो, छोटी सी वेलोसिटी है तो डेल्टा वी वेक्टर। इन ट्राइंगल पीओक्यू एंड ट्राइंगल बीएसी। एक मिनट रुकिए, एक मिनट में आ रहा हूं। हाँ हाँ, मैं अभी वेक्टर ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये v1 है और ये v2 है, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का मैंने एक इफेक्टिव, इन दोनों के बीच की एक एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, वो डेल्टा वी वेक्टर, बस ये कर लिया। हाँ, ये वाला, इस वाले में क्या था कि ये तो रेडियस है, ये कोई पार्क है, सर्कुलर पार्क है, या सर्कुलर पार्क नहीं है, वो पत्थर वाला एग्जांपल समझो ज्यादा बेटर है, तो मैं उसको घुमा रहा हूँ। तो ये तो वो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ r है, इधर भी r है तो इधर भी r होगी। अगर मैं इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी लेता हूँ तो v1 वेक्टर होगी, इस इंस्टेंट पर q पर इसकी वेलोसिटी लूंगा तो v2 वेक्टर होगी। दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ये छोटा सा एंगल है वो डेल्टा थीटा हो गया। ये जो, हाँ, अच्छा ये वाली क्या है कि अगर किसी भी लाइन पर एक परपेंडिकुलर बना हुआ है, जैसे v1 बन गया एक परपेंडिकुलर, और OQ पर परपेंडिकुलर बन गया v2, तो OP और OQ के बीच में एंगल डेल्टा थीटा है। तो OP पर जो परपेंडिकुलर है v1 और OQ पर जो परपेंडिकुलर है v2, अगर v1 और v2 को ज्वाइन करेंगे तो इनके बीच में भी एंगल डेल्टा थीटा ही बनेगा, ठीक है? तो मैंने क्या करा, v1 जो है, v1 को तो मैं एज इट इज यहाँ ले आया, ये रहा v1, मैंने इसको ऐसे ऐसे चेंज नहीं करा इसका एंगल, और जो v2 है v2 को भी मैं एज इट इज यहाँ ले आया। तो मैंने इनिशियल पॉइंट दोनों के सेम, को इनिशियल वेक्टर बना दिया इनको, तो दोनों के बीच में व्हाट वी विल फाइंड कि दोनों के बीच में एंगल डेल्टा थीटा ही होगा। ये इस थ्योरम का काम है। अब मैं ट्राइंगल पीओक्यू और ट्राइंगल बीएसी की बात करता हूँ, बीएसी पीओक्यू, मेरा टारगेट है इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना, उससे मेरा कुछ पर्पस सॉल्व होगा। देखिएगा, पर्पस हमारा क्या है, हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दोबारा बोलो, चलो साइड एंगल साइड लगाओ। देखिए, हम ये कहेंगे एंगल पीओक्यू
एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू डेल्टा थीटा। इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि OP अपॉन OQ, OP अपॉन OQ ये तो एक ही ट्राइंगल की दोनों साइड है। OP अपॉन OQ इज इक्वल टू AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1। अभी रुक जाना, अभी ये हुआ नहीं है, समझना पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां पर ये V1 वेक्टर अलग है, V2 वेक्टर अलग है, लेकिन V1 वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि मैं पत्थर घुमा रहा हूं, तो जब मैं पत्थर घुमा रहा हूं तो वो एक ही वेलोसिटी से घूमता जाएगा, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी द सेम। तो V1 का जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी लेंथ को ही मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो V1 की लेंथ और V2 की लेंथ सेम होगी। तो दैट्स वाई ये जो AB है और AC है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू R एंड AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V। V वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, नहीं समझे? दोबारा समझिए भाई, देखो मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, तो OP और OQ ये भी R है, ये भी R है, तो R अपॉन R कितना हो जाएगा 1। सिमिलरली मैं AB कहूं और AC कहूं तो ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों सेम है, ये दोनों सेम है वेलोसिटी, वो हमने V के इक्वल मान ली, तो इसलिए AB अपॉन AC वो भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों रेशो तो इक्वल हो गए, लेकिन क्या मुझे ये दोनों रेशो चाहिए? नहीं चाहिए। मुझे क्या करना है, मैं इस AB को इधर ले आऊंगा और इस OQ को इधर ले आऊंगा। करा जा सकता है? इट इंप्लाइज दैट OP अपॉन AB इज इक्वल टू OQ अपॉन AC। भाई इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा रेशो में। अरे OP क्या है R, OQ क्या है R, R अपॉन R 1, AB क्या है V, AC क्या है V, V अपॉन V। इधर समझ गए? क्लियर है? तो अब मैंने क्या करा, इस AB को ले आया इधर और OQ को ले आया इधर, तो OP अपॉन AB इज इक्वल टू OQ अपॉन AC। ठीक, अब आप देखो भाई, OP अपॉन AB इज इक्वल टू OQ अपॉन AC और बीच का एंगल इक्वल, तो वही वाली कहानी हो गई SAS। ठीक, तो भाई अब ये गलत समझ रहे हो, OP इज इक्वल टू AB नहीं होगा ना, ये दोनों का रेशो इक्वल हुआ है। यहाँ पर तो क्या था कि OP और OQ इक्वल था, AB और AC इक्वल था, लेकिन इसको इधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो ये दो जो रेशो है वो रेशो इक्वल हुआ है, इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। ठीक है, सर फिर जिसके पहले वैल्यू इसमें इक्वल टू 1 है, अगर हम सिर्फ OP अपॉन AB इक्वल्स टू 1 करें एंड AB को RHS में भेज दे तो OP इक्वल्स टू AB। रुक जाओ, अभी दिस इज सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी है ना, वही तो बता रहा हूँ। देखो यहां पर मैंने कहा कि OP अपॉन OQ है, मान लो हमारा OP भी 5 है और OQ भी 5 है, तो 1 हो गया। AB अपॉन AC, मान लो AB भी 10 है और AC भी 10 है, तो 1 हो गया। AB और AC इक्वल बोला ना मैंने V के, तो वो दोनों 1 हो गया। लेकिन अब इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि इस रेशो से हमारा OP और OP अपॉन OQ और AB अपॉन AC इक्वल हो गया। ये रेशो इक्वल हुआ है बेटा, ये साइड्स इक्वल नहीं हो गई। अब AB को इधर ले आओ, OQ को उधर ले आओ, तो OP अपॉन OQ, OP अपॉन AB इज इक्वल टू OQ अपॉन AC। ठीक, अब जो OP है, OP कितना था 5 और AB है, AB कितना था 10, तो ये भी 1/2 आ गया। और इसी तरह से OQ जो है ये 5 था और AC कितना था 10, तो ये भी 1/2 आ गया। ठीक है,
तो यहां से मैं ओपी इज इक्वल टू ए बी नहीं बोल पाऊंगा, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इस वजह से ये अब सिमिलैरिटी का फंडा यूज होगा यहाँ पर। मैंने कहा ओपी अपॉन ए बी ओक्यू अपॉन ए सी इक्वल हो गया, ये मिटा रहा हूं मैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था, ये मिटा रहा हूं। Therefore, triangle POQ by SAS similarity, triangle POQ is similar to triangle BAC. POQ और BAC ये दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। अच्छा, जब दोनों सिमिलर हो गए तो सिमिलैरिटी में हम क्या लेते थे, पहला और दूसरा अल्फाबेट हो गया PO अपॉन इसका पहला और दूसरा अल्फाबेट हो गया BA, वही OP अपॉन AB या PO अपॉन BA, बोलो एक ही बात है। दूसरा और तीसरा अल्फाबेट OQ, इसका दूसरा और तीसरा अल्फाबेट AC, ठीक है, वही बात है OQ अपॉन AC। फिर पहला और तीसरा अल्फाबेट PQ अपॉन पहला और तीसरा अल्फाबेट BC, ये तीनों इक्वल हो गए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से, ये तीनों इक्वल हो गए। अब मैं यहाँ पर ये कहूंगा यहां से हम ये निकाल लेते हैं कि PQ PO अपॉन BA इज इक्वल टू PQ अपॉन BC। मैंने ये पहला और तीसरा ये ले लिया है, तो तीनों रेशो इक्वल, लेकिन पहला और तीसरा ले लिया। क्यों ले लिया आप अभी समझ जाएंगे। ये जो PO है, ये PO क्या है, PO है R, तो यहाँ पर वैल्यू डालें R अपॉन BA। BA क्या है, BA है हमारा, सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं तो V है, V AB या BA, सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वेक्टर नहीं लेंगे यहाँ पर रेशो में। रेशो जो है वो लेंथ्स का होता है, तो यहाँ वेक्टर नहीं लेंगे, R अपॉन V हो गया। अब PQ बताइए कि PQ क्या है, डेल्टा S, तो PQ हो गया डेल्टा S। और इसी तरह से BC बताइए, BC क्या हो गया, डेल्टा V। हाँ जी बोलिए, क्या आ गया डिग्री में, डायरेक्शन किस में आती है, दोबारा बोलो मुझे। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हो, जो डायरेक्शन है वो रेडियन या डिग्री में आती है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी वो टर्म तो है ही नहीं, एंगल वाली कोई टर्म तो है नहीं ना, ओमेगा वगैरह कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर तो मैं सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक, हम अगर v बोल रहे हैं तो v का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो जब भी मैं रेशो लूंगा ना, तो रेशो में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाता है और डायरेक्शन नहीं ली जाती उसमें, तो अभी उसी की बात कर रहे हैं। क्लियर है इतना? अब चलिएगा, ये करने के बाद में मैं यहां से ना डेल्टा वी की वैल्यू निकालूंगा। डेल्टा वी की, डेल्टा वी इंटू आर इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा एस। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी इंटू डेल्टा एस अपॉन आर, ये हो गया। अब क्या करें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी अपॉन आर इंटू डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बहुत बच्चे समझ गए होंगे अब मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लेंगे, ठीक है, ताकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाए। ठीक, तो मैं ये इसकी डेफिनेशन मिटा रहा हूँ और यहाँ पर कर रहा हूँ इसको आगे। मैंने बताया था ये अभी थोड़ी देर पहले, डी डेल्टा क्या है, डेल्टा है चेंज, और डी है बहुत छोटी वैल्यू, बस ये है। तो जो डी है ना, डी डिफरेंशियल के लिए यूज करा जाता है, डेल्टा करा जाता है चेंज के लिए। अब देखिएगा,
ये करने के बाद में हम बोलेंगे कि टेक लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स। टेक लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ऑन बोथ साइड्स। मतलब अब आपने क्या करा, ये इंस्टेंट बहुत छोटा कर दिया, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। और जैसे ही मैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर देता हूं, तो हमारा जैसे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डीवी बाई डी में। समझ गए? इज इक्वल टू वी अपॉन आर इज अ कांस्टेंट, तो यहां तो लिमिट लगेगी नहीं। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। बताइए, क्लियर है? सही है। और क्या? तो ये क्या हो गया, इसको बेटा मैं बोलूंगा डीवी बाई डी टी। ये है v अपॉन आर, और इसको क्या बोलूंगा, ds बाई डी टी। dv बाई डी टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, dv बाई डी टी यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशियल क्या होता है, एक्सेलरेशन a। ये v अपॉन आर, ds बाई डी टी क्या होता है, v। तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। This is centripetal acceleration. हाँ, आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उस पर भी। पहले ये तो नोट कर लो, एक साथ प्रेशर पड़ जाएगा बहुत ज्यादा। यहां तक बता दीजिए बेटा, सबको क्लियर है? a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। Yes, sir. यस सर। ठीक है। डेरिवेशन में कहीं पर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए, देखिए यहाँ पर हमने दो चीजें बिल्कुल नई करी हैं आप लोगों के लिए। एक तो ये चीज कि एंगल बिटवीन टू लाइंस विल बी द सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। ये फंडा हमारे लिए नया था। मुझे लगता है ये ज्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा। दूसरा कि जब भी कभी हम सिमिलैरिटी यूज करते हैं, तो सिमिलैरिटी में याद रखेंगे कि जो भी हम रेशो लेते हैं, रेशो में वेक्टर क्वांटिटी कभी नहीं लेंगे, वेक्टर कभी नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है? ठीक। अच्छा, उसके बाद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दो तरीके के फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स ऐसी होती है जो बाहर की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। एक फोर्स ऐसी है जो मेरे पेट की तरफ अंदर आती है, तो पेट इज कहां पर है, सेंटर में, तो सेंट्रीपिटल। ठीक। अब a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एक तो ये निकाला हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का रिलेशन। दूसरा, सिंस v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो a इज इक्वल टू v की जगह डालो आर ओमेगा, आर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ये तो है ही। इसके अलावा a इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो एक आर से एक आर कट गया। a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? ये है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये है इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी गिवन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हो गया, अगर लीनियर वेलोसिटी गिवन होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हो गया। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, बस ये लिख लीजिए, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन will be towards the center of the circular path.
सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, बस ये हमें वैसे भी पता है, वो सेंटर की तरफ होता है उसका डायरेक्शन। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में कहीं कोई डाउट वगैरह आए तो आप बताइएगा, और मुझे 2 दिन का आप टाइम दे दीजिए बस, रक्षाबंधन के बाद तक मोस्ट प्रोबेबली, या फिर हो सकता है कल तक ही मुझे पता चल जाए। 2-3 पब्लिशर्स की बुक्स आ गई हैं जिसमें एमसीक्यूज खूब दे रखे हैं चैप्टर वाइज अलग अलग करके। हरिहंत की भी आ गई है, ओसवाल की भी आ गई है, शिवदास की भी आ गई है। तो वो मैंने मंगाया है, हो सकता है डिलीवरी शायद कल या परसों ना हो पाए, मंडे तक मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगी। तो फिर हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी कि हमें अप्रोच क्या लेकर चलनी है एग्जाम्स के लिए। ठीक है। अच्छा, एसएल अरोड़ा जो बुक है जिसको हम रेफर करते ही हैं, एसएल अरोड़ा में जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने चेक करे हैं, वो एमसीक्यूज कंपटीशन वाले तो दे रखे हैं, लेकिन हम 11th-12th पर अगर फोकस करें तो वो वाले एमसीक्यूज अभी अवेलेबल नहीं है, मार्केट में आ चुके हैं। मेरे पास 1-2 दिन में आ जाएंगी, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें लेकर चलनी। हाँ जी, उनकी तो बात ही अलग है, मैं क्या बताऊं। वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो उसी चीज से बचना चाह रहे हैं। देखिए, हमें चेंज तो करना पड़ेगा ना खुद को, क्योंकि अभी आप लोग 11th में हैं, पता नहीं अगर 11th में आपका मान लीजिए यही पैटर्न रहता है एमसीक्यू वाला, तो अगर कोरोना खत्म भी हो जाता है तो भी आप ये समझिए कि 12th में तो आप लोग वही पैटर्न देने वाले हैं। 11th का अगर चेंज होता है तो ये नहीं कि 11th में तो आपने एमसीक्यू दे दिया, 12th में सब्जेक्टिव दो, तो वो मुझे नहीं लगता सीबीएसई ऐसा आप लोगों के साथ करेगा। तो जो स्कूल वाले कर रहे हैं शायद वो चेंज उतनी जल्दी एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, बाकी करना पड़ेगा उनको, ऐसा तो गलत है। हाँ जी, बताओ बेटा क्या कह रहे थे। आस्था मैं करवा दूंगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रिवीजन चाहिए ना, तो Yes, ये मैं sir. करवा, हाँ ये मैं करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। और मंडे या ट्यूसडे से मैं कुछ टॉपिक्स जो है 11th क्लास के इसी के फिजिक्स के रिवाइज करवाना शुरू करूंगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं ग्रुप पर डालूंगा, तो जो बच्चा वो क्लास लेना चाहे वो ले सकता है। क्योंकि इसमें अब हम जो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो इस तरीके के नहीं होने वाले कि उसमें बहुत ज्यादा वेक्टर्स का कोई यूज होने वाला है। आगे लॉज ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, ठीक है, आगे थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक, थ्योरी ऑफ गैसेस, लिक्विड वगैरह ये सब कुछ है। इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं, वो इतने ज्यादा बोरियत वाले नहीं है। ठीक है, बताइए जी, ये सबको क्लियर है इतना। हाँ, चलिए जी, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का, आज फिर इतना ही करेंगे। Thank you, sir. ओके, हाँ जी, Excuse me, sir. 1 मिनट, किसका? अभी किसी का फोन आ रहा था क्या? अच्छा, वो जो फोन आया था वो, चलो मैं बात कर लूंगा अभी, मैं अभी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। हाँ जी बेटा, कुछ कह रहे थे। यस सर, सो मैं कह रही थी आपने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का बताया था, तो सर उस एग्जांपल में ग्रेविटी किस में फॉल करती है? देखिए, ग्रेविटी आएगी सेंट्रीफ्यूगल में, ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूगल में आएगी, क्योंकि ग्रेविटी ही तो उसको बाहर की तरफ खींचेगी ना। बाहर की तरफ मतलब सर वो तो हमको नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है ना, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये वो छोटी सी चीज है, बता रहा हूँ, एक मिनट। इसमें ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये सर्कुलर पाथ है ना, ये सर्कुलर पाथ का सेंटर है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से हमने कोई भी स्टोन को बांध रखा है, ठीक है। तो हम कहाँ पर हैं इस टाइम, हम यहाँ पर सेंटर पर हमारा हाथ है, हमने इसको पकड़ रखा है और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने इसको किसी इंस्टेंट पर, इसी इंस्टेंट पर मैंने इसको छोड़ दिया, तो ये इस तरह से जाएगा पत्थर, ये पत्थर ऐसा जाएगा, और ऐसा ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रेट जाने लगे। तो ये क्या होगा कि ये जो पत्थर है, यस सर। ये जो पत्थर है, ये इस इंस्टेंट पर तो बेटा टेंजेंशियली जाएगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन फॉलो करेगा, लेकिन उसके बाद इट विल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब फिर ये प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर कहीं ग्राउंड है, तो फिर ये यहाँ पर जाकर ऐसे ग्राउंड पर गिर जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो मोशन है हमारा, जो ये बाहर की तरफ जो ये जा रहा है, जो निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल।
दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। और Okay, मैं ये sir. कहता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ पत्थर को छोड़ते टाइम नहीं होगा, ये उस टाइम भी होगा जिस टाइम हमने इसको पकड़ रखा है ना और घुमाते जा रहे हैं, तो उस टाइम एक फोर्स है इसको अंदर की तरफ खींच रही है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपीटल। मैं सीपी बोल रहा हूँ उसको, सेंट्रीपीटल। और उस टाइम भी एक फोर्स बाहर की तरफ है, तभी तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है उसको घुमाते टाइम, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। बाकी इसको डिटेल में हम रोटेशनल मोशन में करेंगे। जो आप ठीक है पूछ रहे हैं ना सर. इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वो डिटेल में करना है हमको रोटेशनल मोशन में। ठीक है, थैंक यू सर. हाँ जी। या कुछ Thank और you, पूछना चाह sir. रहे थे, नहीं समझा? समझ गए ना, थोड़ा इतना तो क्लियर हो गया ना? ये सर समझ आ गया. चलिए ठीक है, ठीक है बेटा फिर, ओके। Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ। Sir, हाँ sir, अभी आपके कोई अगली क्लास है? हाँ, मेरी क्लास है 7 बजे से है। नहीं सर, मैं अभी आपको फोन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, मैं बात करता हूँ, अभी 2 मिनट रुको, बस अभी कर रहा हूँ। सर क्या? मैं अभी कर रहा हूँ कॉल, 2 मिनट में। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू. ओके।